नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में लौकिक साहित्य तक का अध्ययन कर लिया है और आज की इस वीडियो में विदेशी यात्रियों के विवरण का अध्ययन करेंगे। विदेशी यात्रियों का विवरण का मतलब यहाँ पे है ऐसे विदेशी यात्री जो समय समय पर भारत की यात्रा पर आए या विदेशी आक्रांताओं के साथ भारत आए और उन्होंने जो कुछ यहाँ पर देखा, जैसे सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, जिस प्रकार का उन्होंने यहाँ पे अवलोकन किया, जो कुछ यहाँ पर देखा, उन्होंने उसे अपने ग्रंथों में स्थान दिया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जो कभी भी भारत की यात्रा पर नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने जो कुछ भारत के विषय में सुना है उसे अपने ग्रंथ में स्थान दिया है। तो विदेशी यात्रियों में सबसे पहले जो है यूनानी इतिहासकार, यूनानी यात्री आए थे और उनमें से मुख्य रूप से टेसियस, हेरोडोटस, नियार्कस, डायमेकस, मेगास्थनीज, डायनोसियस आदि हैं, जिनके विषय में हम आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्थान आता है टेसियस का। तो टेसियस जो है, टेसियस को टीसियस के नाम से भी कहीं कहीं पर हम लोग पढ़ते हैं। तो टेसियस जो है ईरान का राज्य वैद्य था। अभी प्राचीन भारतीय इतिहास के पेपर में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में यह प्रश्न आया था कि टेसियस कहाँ का इतिहासकार था। तो टेसियस कहाँ का इतिहासकार था? ईरान का इतिहासकार था। उसमें जो है बेसिकली वह एक राज्य वैद्य था और वह कभी भारत की यात्रा पर नहीं आया था, बल्कि उसने ईरानी अधिकारियों द्वारा भारत के विषय में जो कुछ सुन रखा था उसे अपने ग्रंथ में स्थान दिया। लेकिन उसने जो कुछ सुना था वह पूर्ण रूप में प्रमाणिक नहीं थे। उसमें जो है अविश्वसनीय, जो है अकल्पनीय घटनाओं का जो है विवरण मिलता था। इसलिए जो है बाद में इतिहास के पुनर्निर्माण के रूप में टेसियस के विवरणों को हम लोग अप्रमाणिक मानने लगे। इसके बाद जो है हेरोडोटस का नाम हम लोगों ने सुना है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस कहाँ का इतिहासकार था? हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार था। हिस्टोरिका का लेखक कौन था? हिस्टोरिका का लेखक हेरोडोटस है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंधों का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फ्रांस के संबंधों का उल्लेख हिस्टोरिका ग्रंथ से प्राप्त होता है। लेकिन यह ग्रंथ भी जो है पूर्ण रूपेण जो है विश्वसनीय नहीं रहा, बल्कि इसमें जो अधिकांश घटनाएं अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित हैं। इसलिए भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में यह ग्रंथ जो है अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सका, मतलब उसके लिए जो है यह प्रमाणिक नहीं रहा। इसके बाद जो है प्रश्न आता है कि सिकंदर के समकालीन इतिहासकारों के नाम बताइए, या सिकंदर के साथ भारत की यात्रा पर गए इतिहासकारों का नाम बताइए। तो उसमें मुख्य रूप से हैं नियार्कस, अरिस्टोबुलस और आनेसिक्टिटस। प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत की यात्रा पर नहीं आया था? नियार्कस दे देगा, अरिस्टोबुलस दे देगा, आनेसिक्टिटस दे देगा, जस्टिन देगा, प्लूटार्क दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो उसमें मुख्य रूप से 3 इतिहासकार जो हैं सिकंदर के साथ भारत की यात्रा पर आए थे, नियार्कस, अरिस्टोबुलस और आनेसिक्टिटस। इसमें जो नियार्कस है वह सिकंदर का जल सेनापति या नौ सेनापति था। यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद जो है मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस के नाम आते हैं। मेगास्थनीज का नाम सब लोगों ने सुना है, डायमेकस और डायनोसियस के नाम आते हैं और इनके द्वारा लिखित ग्रंथ जो है
भारत के विषय में कुछ सूचनाएं प्रदान करते हैं। और ये तीनों इतिहासकार मेगास्थनीज, डायमिकस और डायनोसियस जो है मौर्य वंश से संबंधित है। मतलब यह मौर्य काल में भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने जो कुछ यहाँ पे देखा सुना उसे अपने ग्रंथ में स्थान दिया। इसमें सबसे पहले अब हम लोग मेगास्थनीज के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मेगास्थनीज जो है, इंडिका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है इंडिका, उसका लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी किस मौर्य शासक के शासनकाल में किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था। और यह भारत के विषय में सूचना प्राप्त करने का एक प्रमाणिक साधन है। और मेगास्थनीज आता है प्रश्न, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस की एक उपाधि थी निकेटर। निकेटर से या सेल्यूकस दोनों परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बार पूछा गया निकेटर जो है किस यूनानी शासक की उपाधि थी? तो निकेटर जो है सेल्यूकस की उपाधि थी और मेगास्थनीज उसी सेल्यूकस का राजदूत था। इसके बाद जो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य, यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था और उसी के दरबार में जो है मेगास्थनीज आया था और उसने जो है इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। जो इंडिका है वह अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है। इंडिका अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है, बल्कि वह ग्रंथ जो है अब नष्ट हो गया है और उसके जो उद्धरण है, इंडिका के उद्धरण जो है एरियन स्ट्रैबो जस्टिन, एक इतिहासकार है प्लूटार्क, डायडोरस, इन सब के विवरणों में जो इंडिका के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब इंडिका आता है प्रश्न, इंडिका के उद्धरण किन किन इतिहासकारों के ग्रंथों में प्राप्त होते हैं? तो उसमें मुख्य रूप से एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लिनी, डायडोरस, प्लूटार्क आदि हैं। ये आप लोग जो है भली भात तैयार कर लीजिएगा। यूजीसी नेट की परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार आया है। और एक चीज इसमें और महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो है मौर्य दरबार में कब से कब तक रहा? मेगास्थनीज मौर्य दरबार में कब से कब तक रहा? तो वह जो है 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व या बीसी तक रहा। तो कब तक रहा? 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच में रहा। एक इतिहासकार है स्ट्रैबो। कौन है? स्ट्रैबो ने जो हमारा ये इंडिका है उसको जो है बकवास ग्रंथ कहा है। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को या इंडिका को असत्य, आता है एग्जाम में, असत्य एवं अविश्वसनीय कहा है। अविश्वसनीय कहा है। तो अगर यह परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि किस इतिहासकार ने मेगास्थनीज के विवरण को असत्य एवं अविश्वसनीय कहा है, तो उसका सही आंसर होगा स्ट्रैबो। और एक इतिहासकार हैं डॉक्टर स्वानबेक, इन्होंने 1846 ईस्वी में सर्वप्रथम इसके उद्धरण को, इसके मतलब इंडिका के उद्धरण को संग्रहित करके प्रकाशित किया था। परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि इंडिका को किसने या
इंडिका के उद्धरण को किसने संग्रहित करके प्रकाशित किया? तो डॉक्टर स्वानबेग ने। कब किया? 1846 ईस्वी में। यह बार बार प्रश्न पूछा गया है कई परीक्षाओं में। और एक इतिहासकार हैं डॉक्टर मैक्रिंडल। इन्होंने जो डॉक्टर स्वानबेग ने जो उद्धरण को संग्रहित किया था उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1891 में अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। तो यह जो है इंडिका से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जो कि हम लोगों को जाननी चाहिए और परीक्षाओं में बार बार यह पूछा भी जाता है। और इंडिका जो है वस्तुतः यूनानियों द्वारा भारत के संबंध में प्राप्त ज्ञान राशि में सबसे अमूल्य रत्न है। इसके बाद इंडिका के बाद स्थान आता है डायमेकस का। किसका आता है? डायमेकस का। तो डायमेकस के विषय में भी जो है प्रश्न पूछा जाता है। डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में सीरिया नरेश, किसके द्वारा? सीरिया नरेश अंतियोकस द्वारा भेजा गया एक राजदूत था। किसके समय में आया था डायमेकस? बिंदुसार के समय में। किसके द्वारा भेजा गया था? सीरिया के शासक अंतियोकस द्वारा भेजा गया था। और इनको बीच में जो है कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ था। बिंदुसार ने इससे कुल 3 चीज़ें मांगी थी। बिंदुसार ने अंतियोकस से डायमेकस के माध्यम से 3 चीज़ें मांगी थी। उसमें एक जो है अंजीर, क्या क्या मांगा गया था? अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक। कैसे दार्शनिक? मेगास्थनीज जैसे दार्शनिक की मांग की गई थी। और सीरिया नरेश अंतियोकस ने अंजीर और मीठी मदिरा तो मौर्य शासक के दरबार में भिजवा दिया था, लेकिन उसने यह कहा कि हमारे जो है साम्राज्य में या हमारे देश में दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है, क्योंकि वह बहुत ही जो है दार्शनिक जो हैं, क्योंकि दार्शनिक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए उनका हम क्रय विक्रय या आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्थान डायनोसियस का। तो डायनोसियस जो है मौर्य शासक अशोक के दरबार में आता है। यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इसके उत्तर को लेकर भी जो है कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। कहीं कहीं पर इसका आंसर दे दिया जाता है बिंदुसार, लेकिन यह गलत है। यह मुख्य रूप से डायनोसियस को जो मिस्र नरेश ने भेजा था तो बिंदुसार के लिए ही भेजा था। उसने जो मैसेज लिखा था अशोक के नाम नहीं लिखा था, बल्कि उसने जो मैसेज लिखा था वह बिंदुसार के नाम लिखा था। लेकिन जब तक डायनोसियस आया, पाटलिपुत्र आया, तब तक बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी और मौर्य वंश का शासक अशोक था। इसलिए जो है यह अशोक के दरबार में आया था, न कि बिंदुसार के दरबार में आया था। तो डायनोसियस जो है मिस्र के शासक द्वारा भेजा गया था। मिस्र के शासक का नाम था टालमी फिलाडेल्फस के द्वारा भेजा गया था। यह प्रश्न आता है कि डायनोसियस कहाँ का राजदूत था? मिस्र का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। किस शासक के द्वारा भेजा गया था? टालमी फिलाडेल्फस के द्वारा भेजा गया था। इसके बाद जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का नाम आता है। यह एक जो है अज्ञात यूनानी लेखक के द्वारा लिखा गया है और यह लाल सागर से संबंधित है। और कहीं कहीं पे इसका ये आज के समय में इसमें एक विचारधारा यह भी आई है कि यह ग्रंथ जो है अज्ञात लेखक के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि जो है एक इतिहास का एक लेखक हैं विल्फ्रेड एच शार्प ने इसकी रचना की है। लेकिन यह मत जो है अभी प्रमाणिक नहीं माना गया है। इस पे इतिहासकार जो है एक मत
नहीं है। इसलिए अभी भी परीक्षाओं में जब पूछा जाता है तो उसका आंसर यही होता है कि इसकी रचना जो है एक अज्ञात लेखक के द्वारा की गई है। और इस ग्रंथ में भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इसके बाद जो है, हाँ एक चीज़ इसमें और है, पेरिप्लस जो है, ठीक है, जो पेरिप्लस का लेखक है वह 80 ईस्वी के आसपास हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। कब आया था ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 80 ईस्वी के लगभग जो है भारत की यात्रा पर आया था। इसके बाद आता है एक ग्रंथ है भारत का भूगोल। परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत का भूगोल के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक जो है भारत के भूगोल के लेखक टालमी हैं। टायर जो है 2री शताब्दी ईस्वी की रचना है, 2री शताब्दी की रचना है। इसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद एक ग्रंथ आता है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका किसकी रचना है, यह भी कई बार पीसीएस से अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है। तो नेचुरल हिस्टोरिका जो है प्लिनी की रचना है, प्लिनी की रचना है। और इस ग्रंथ में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद जो है अब हम लोग आते हैं कि चीनी ग्रंथों, ठीक है, जो चीनी लेखक हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में भारत का किस प्रकार से उल्लेख किया है। तो चीनी इतिहासकारों के नाम का हम अध्ययन करेंगे। चीनी इतिहासकारों में मुख्य रूप से फाहियान, सुंगयुन, हुएनसांग, इत्सिंग, चाओजुकुआ, मातवानलिन आदि इतिहासकार हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे फाहियान का। किसका? फाहियान। फाहियान जो है हम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, किसके समय में आया था फाहियान? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में जो है भारत की यात्रा पर आया था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में आया था? तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है विक्रमादित्य। और उसने जो विवरण लिखा था वह फू ओ की के नाम से अपना यात्रा विवरण लिखा था। यह भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। फू ओ की किस इतिहासकार की रचना है? तो फू ओ की किसकी रचना है? फाहियान की रचना है। और वह भारत कब आया था? 399 ईस्वी में भारत आया था और 414 ईस्वी तक यह भारत में रहा। लगभग वह जो है 15 वर्षों तक भारत में रहा। और उसने जो है अपने यात्रा विवरण में किसी साम्राज्य या किसी शासक का उल्लेख नहीं किया, किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया है। और उसने मध्य देश, किसका? मध्य देश का उल्लेख किया है। मध्य देश का उल्लेख किया। इतिहासकारों का मानना मध्य देश का मतलब उस समय जो है मगध साम्राज्य से ही है। और उसने जो है एक प्रश्न आता है कि कौड़ी का उल्लेख, ठीक है, या भारत में कौड़ियों के माध्यम से व्यापार या वस्तु विनिमय होता है, तो इसका उल्लेख किसने किया है? तो कौड़ियों का उल्लेख, किसका? कौड़ियों के माध्यम से व्यापार का उल्लेख किसने किया है? फाहियान ने ही किया है। तो यह प्रश्न भी आता है बार बार परीक्षाओं में, एक बार आप लोग इसे गंभीरतापूर्वक देख लीजिएगा। इसके बाद जो है एक यात्री हैं सुंगयुन। कौन है? सुंगयुन। सुंगयुन जो है भारत की यात्रा पर 518 ईस्वी में आया था। 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक वह भारत की यात्रा पर रहा। कहीं कहीं पर जो है 21 मिलता है, कहीं कहीं पर 22 मिलता है। तो 3 से 4 वर्षों तक जो है 3 से 4 वर्षों तक वह भारत में रहकर बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित किया और अपने देश को वापस लौट गया। अभी उत्तराखंड में इतिहास का एक पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें यह प्रश्न
आया था कि 518 से 522 के मध्य जो है किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो उसका सही आंसर था सुंग यून। इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण यात्री का उल्लेख होता है, एक महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम आता है, उसका नाम है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है एक चीनी यात्री था जो वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा पर आया था और लगभग वह 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर रहा। और उसने जो है आता है, यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। 600 और कब से कब तक जो है भारत की यात्रा पे रहा, 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक उसने भारत की यात्रा की। प्रश्न आता है कि ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण की या बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक रहकर, कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक रुककर जो है शिक्षा ग्रहण की। प्रश्न ये भी आता है कि ह्वेनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, तो उसके कुलपति थे उस समय शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र। और इसने जो है भारत के संबंध में जब उसने भारत की यात्रा किया था, तो सी.यू.की नाम का एक ग्रंथ लिखा था। यह भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि सी.यू.की किससे संबंधित है। सी.यू.की किससे संबंधित है, ह्वेनसांग से संबंधित है। और ह्वेनसांग का एक मित्र था व्हीली, उसने जो है ह्वेनसांग की जीवनी नामक एक ग्रंथ की रचना की है। या सी.यू.की का जो अनुवाद किसने किया है, उसने किया है व्हीली ने किया है। इसके बाद आता है इत्सिंग जो है एक चीनी यात्री था और 671 ईस्वी में भारत की उसने यात्रा पर आया था। कब आया था, 671 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। और उसने अपने विवरण में नालंदा, विक्रमशिला तथा तत्कालीन भारत का चित्रण किया है। इसके बाद जो है आता है चाओजुकुआ कौन था, चाओजुकुआ एक चीनी इतिहासकार था, चीनी यात्री था जो कि दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था। और उस समय दक्षिण भारत में चोलों का आधिपत्य था। मतलब किस राजवंश में आया था, यह चोल राजवंश के समय में दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था चाओजुकुआ। इसके बाद आता है मा त्वानलिन। तो मा त्वानलिन भी एक चीनी यात्री था और वह जो है हर्ष के पूर्वी अभियान के समय भारत आया था। तो उसने हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण दिया है। यह भी प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण किस चीनी इतिहासकार ने दिया है, तो हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण किसने दिया है, मा त्वानलिन ने दिया है। किसने दिया है, मा त्वानलिन ने दिया है। इसके बाद जो है आता है अरबी लेखकों का विवरण आता है। तो प्रमुख रूप से जो अरबी लेखक हैं जिन्होंने भारत के विषय में अपना विवरण दिया है, उसमें है अलबर्नी, अलबिलादरी, सुलेमान, अलमसूदी, हसन निज़ामी, फरिश्ता, निज़ामुद्दीन, इब्न खुर्दा, अबू जैद, मीर मोहम्मद मासूम, शेख अब्दुल हसन। इन्होंने जो है भारत के विषय में अपना यात्रा विवरण या अपने ग्रंथ में इन्होंने भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है। और इनके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।
अलबर्नी का जो पूरा नाम है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि अलबर्नी किस मुस्लिम शासक का से संबंधित है। तो अलबर्नी जो है महमूद गजनवी का जो है राज ज्योतिषी था या दरबारी इतिहासकार था। वैसे उसका मुख्य रूप से दरबारी इतिहासकार उतबी था, और इसको अलबर्नी को चूंकि ज्योतिष का ज्ञान था इसलिए इसने राज ज्योतिषी के पद पर रखा और नियुक्त किया हुआ था। अलबर्नी को उसने जो है मध्य एशिया के युद्ध से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? मध्य एशिया के युद्ध से इसे प्राप्त किया था। और इसका पूरा नाम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पूरा नाम है अबू रेहान, क्या नाम है? अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबर्नी। पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबर्नी। और जो है अभी मैंने इसके विषय में आप लोगों को ऊपर बताया कि यह महमूद का राज ज्योतिषी था और उसके साथ भारत की यात्रा पर आया था। और इसने जो है किताबुल हिंद नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी रचना? किताबुल हिंद, जिसे तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और यह गणित, विज्ञान, यह सब प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि कौन सा जो है विद्वान गणित, विज्ञान, ज्योतिष, अरबी, फारसी, संस्कृत भाषाओं का ज्ञाता है। तो इसका सही आंसर होगा अलबर्नी। और पूछा जाता है कि अलबर्नी किस भारतीय ग्रंथ से विशेष रूप से प्रभावित था? तो अलबर्नी जो है गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। और अलबर्नी ने अपने ग्रंथ में कहीं पर भी जो है राजनीतिक दशा का विवरण नहीं दिया है, बल्कि उसने जो है सांस्कृतिक दशा का विवरण दिया है। इसके बाद जो है सुलेमान का नाम आता है। पूछा जाता है परीक्षाओं में सुलेमान जो है किस प्रतिहार शासक के दरबार में आया था? तो सुलेमान जो है प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय में जो है भारत आया था, और उसने मिहिर भोज की शक्ति एवं उसके राज्य की समृद्धि का विवरण दिया है। इसके बाद जो है अल मसूदी है। तो अल मसूदी जो है 10वीं शताब्दी में पंजाब की यात्रा पर आया था। कब आया था? 10वीं शताब्दी में। कहाँ पे आया था? पंजाब की यात्रा पर आया था। और अल मसूदी ने प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के विषय में वर्णन किया है। इसके बाद है हसन निजामी। तो हसन निजामी की एक प्रसिद्ध रचना है ताजुल मासिर। तो हसन निजामी ने उसमें गुलाम वंश का विवरण दिया है। इसके बाद आता है इब्न खुर्दौ। तो इब्न खुर्दौ ने अपनी रचना किताबुल मसालिक वल ममालिक किसकी रचना है? इब्न खुर्दौ की रचना है। इसमें जो है इब्न खुर्दौ ने भारतीय समाज एवं व्यापारिक मार्गों का विस्तृत विवरण दिया है। इसके बाद जो है अबू जैद ने भी जो है भारत विषयक जो है विवरण दिया है, और उसने अपने ग्रंथ में भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया है। इसके बाद जो है अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में प्रश्न आया था मुर्जुज जहाब का लेखक कौन है? मुर्जुज जहाब का लेखक है अल मसूदी किसके समय में आया था? महिपाल प्रथम के समय में आया था। किसके समय में? प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय में भारत की यात्रा किया था। और उसकी कौन सी रचना है? मुर्जुज जहाब। इसके बाद जो है मीर मोहम्मद मासूम की जो है कौन सी रचना है? तारीख़े सिंध किसकी रचना है? मीर मोहम्मद मासूम की रचना है। इसे तारीख़े मासूमी के नाम से भी जाना जाता है, और इस ग्रंथ में सिंध का इतिहास वर्णित है। इसके बाद जो है
जो है कामिल उत तवारीख का नाम आता है। कामिल उत तवारीख का नाम आता है, जिसके रचनाकार शेख अब्दुल हसन हैं। कौन है? शेख अब्दुल हसन है। और इस ग्रंथ में मोहम्मद गोरी के भारतीय विजय का वृत्तांत वर्णित है। इसके बाद जो है मिनहाजुद्दीन कृत तबकाते नासरी का उल्लेख आता है। तो तबकाते नासरी में मिनहाजुद्दीन ने मोहम्मद गोरी की भारत विजय का वर्णन दिया है। तो मित्रों, आज की वीडियो में जो है हम लोगों ने विदेशी यात्रियों के विवरण का अध्ययन किया है। आगे हम लोग जो है पुरातात्विक अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक जो है स्रोत है उसका अध्ययन करेंगे। और आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात, मैं नहीं कहता हूँ आप पहले ही वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। आप देखने के पश्चात उसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और अगर आपके उसमें कोई सुझाव हैं, कहीं पे मैं गलत हूँ या आप उसमें कुछ और अपना सुझाव दे सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।